Good morning students. Hello students. We are studying metals and non-metals chapter 4. इस चैप्टर की हमारी ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो गई हैं, जिसमें मैंने रिएक्शन विद वाटर तक कंप्लीट करवा दिया था कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी थी इनकी, तो जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोक्साइड इज़ OH आयन, ठीक है। और नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं। नाउ वी विल स्टडी इन आवर टुडे वी विल स्टडी अबाउट corrosion. Have you ever observed iron objects turn to reddish brown color and silver jewelry turn black with time? Iron and many other metals such as copper and silver react with oxygen और अदर। अब देखिए, हम लोगों ने ये हमारी डेली लाइफ में एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कुछ रेडिश ब्राउन का कलर कुछ सब्सटेंस है, या सब्सटेंस कहें कि वो धीरे धीरे जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज होने लगती है, ठीक है, टाइम टू टाइम। और जो हमारे पास सिल्वर ज्वेलरी तो सबके पास होगी, सबके घरों में होगी, गोल्ड की, सिल्वर की। तो हमने क्या देखा कि जो सिल्वर ज्वेलरी है वो डे बाय डे क्या होती गई, मंथ आफ्टर मंथ, कुछ वक्त के बाद ब्लैक पड़ती जा रही है। जो उसका लस्टर था वो डल होता जा रहा है और कहीं कहीं से वो ब्लैक पड़ती जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन और कुछ अदर मेटल सच एज कॉपर और सिल्वर जो हवा के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। हम सब जानते हैं ऑक्सीजन गैस क्या होती है, और एयर का कंपोजिशन भी हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। बहुत सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं एयर में, तो उनमें से एक ऑक्सीजन गैस है। और ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस की वजह से जो बहुत से मेटल्स हैं, जब हम उन मेटल्स को एयर में हमारे सराउंडिंग्स में ला के रखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, आपके पास हैमर है या कुछ आपने मॉन्यूमेंट बनाया आयरन का, या आपके घरों में कोई स्टैंड वगैरह है आयरन का, तो नॉर्मल सी बात है कि वो एयर के कांटेक्ट में आएगा। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो उनसे रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और जो डिफरेंट कलर उनकी आउटर सरफेस पे जो दिखाई देता है वो उसी ऑक्सीजन से कंबाइन होने की वजह से दिखाई पड़ता है। ऑक्सीजन और अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोरोशन। और इसी फिनोमेना को हम लोग कोरोशन बोलते हैं। और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से ही नहीं, और भी अदर अलग अलग गैसेज होती हैं जो हमारे एयर में प्रेजेंट है। वी ऑल नो दैट एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, ठीक है। तो एक गैस और होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी हमारे एयर में प्रेजेंट होती है, बहुत मामूली से अमाउंट में, कोई 0% अमाउंट में प्रेजेंट होगी। लेकिन बहुत से मेटल्स ऐसे होते हैं जो उस गैस के साथ कंबाइन हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, और उनकी जो आउटर सरफेस होती है, आउटर सरफेस मीन्स वो सरफेस जो हवा के कांटेक्ट में आ रही है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रही है, सराउंडिंग में रखी है आउटर सरफेस, वो उनसे रिएक्ट कर जाती है। जो एटम प्रेजेंट जो कांटेक्ट में आ रहे हैं आउटर सरफेस की, और ये जो हमें अलग कलर है, जो ग्रीनिश कलर या ब्लैक कलर, ठीक है, आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, तो ये उसी गैस की वजह से होता है। द प्रोसेस ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ ए मेटल ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड मॉइस्चर ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड कोरोशन। अब यहाँ कोरोशन की एक बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन आई है कोरोशन की, व्हाट इज़ कोरोशन। तो देखिए, यहाँ कहा है कि द प्रोसेस ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। तो यहाँ बताया गया है कि मेटल में डिग्रेडेशन होता है, यानी कि मेटल ख़राब होने लगता है, ठीक है। जब मैंने आपको अभी बताया कि आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर अपीयर होने लगता है, तो वो रेडिश ब्राउन कलर होता है रस्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फेरस ऑक्साइड बन जाता है, तो वो क्या होता है, रस्ट धीरे धीरे उस आयरन ऑब्जेक्ट्स पर से झड़ने लगता है। आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रॉड है, तो उसकी आउटर सरफेस पे क्या होगा, ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगी और उसकी आउटर सरफेस को ख़राब कर देगी और रस्ट बना लेगी। एक पाउडरी सब्सटेंस होता है रस्ट। तो जो ऊपर की जो आयरन की बॉडी होगी वो पाउडर में कन्वर्ट हो के झड़ने लगेगा। जैसे ही वो झड़ जाएगा, अंदर वाली बॉडी बाहर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। हवा जो है, ऑक्सीजन जो है वो उसके कांटेक्ट में आने लगेगा, तो वो भी, उसका भी रस्ट बनने लगेगा, पाउडर सब्सटेंस बनने लगेगा रेडिश ब्राउन कलर का, वो भी रस्ट बन के गिर जाएगा, झड़ जाएगा। ऐसे करते करते जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं,
और नॉट ओनली आयरन ऑब्जेक्ट, और जो दूसरे मेटल्स भी हैं जैसे सिल्वर, कॉपर, इनमें भी कोरोजन होता है और अलग अलग गैसेस की वजह से होता है। तो डिग्रेडेशन हुआ मेटल का ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट किया था इसलिए हुआ, चाहे से ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन सल्फाइड हो या एनी अदर गैस प्रेजेंट इन द एयर, एंड मॉइस्चर ऑन इट्स सरफेस। अब हम लोग जानते हैं वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है कहाँ, एयर के अंदर वाटर वेपर भाप मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो मॉइस्चर भी क्या करता है, मेटल को ख़राब कर देता है। ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म ए रेडिश ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। अब देखिए जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी जो हवा के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है और मॉइस्चर, नमी का भी ज़रूरी है, नमी होना भी ज़रूरी है। सिर्फ अगर कहीं बहुत ज़्यादा धूप हो, कोई जो डेजर्ट्स इलाके होते हैं वहाँ बारिश नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, और सिर्फ है तो ऑक्सीजन तो है लेकिन मॉइस्चर नहीं है, तो वहाँ इतना ज़्यादा रस्टिंग नहीं होगा। वहाँ पर भी होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि कोई भी इलाका कैसा भी हो इतना ड्राई तो नहीं होगा कि वहाँ थोड़ा भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं हो, तो रस्टिंग तो होगी, वहाँ पे भी कोरोजन तो होगा, लेकिन रेट बहुत स्लो होगी जो ड्राई इलाके होंगे। लेकिन अगर ऐसे इलाके जहाँ पे पानी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, जैसे कोस्टल एरियाज़ हुए, आपके हिल स्टेशंस हुए, यहाँ रस्टिंग ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से तो आयरन ख़राब होता है कि ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, वो आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक सब्सटेंस बना लेते हैं, वो जिसे हम रस्ट बोलते हैं। रस्ट कैन नॉट स्टिक टू द आयरन ऑब्जेक्ट्स एंड कीप्स ऑन पीलिंग। अब जो रस्ट बना यानी कि जो आयरन ऑब्जेक्ट का जो सरफेस थी, जो बॉडी थी ऊपर वाली, वो क्या हुई, ख़राब हो गई, तो वो ख़राब हो के झड़ने लगती है, क्योंकि वो जो नया चीज़ बन गई उसकी रस्ट, आयरन के साथ ऑक्सीजन और वाटर मिल गया, तो जो नया केमिकल कंपाउंड बना उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो आयरन के साथ चिपक नहीं सकता, स्टिक नहीं कर सकता, तो वो नीचे गिर जाता है, झड़ जाता है। दिस एक्सपोजेज द फ्रेश मेटल फॉर फर्दर रस्टिंग्स। अब देखिए वो तो झड़ गया, अब वो पूरा तो एक साथ झड़ा नहीं ना, लोहा थोड़ा थोड़ा करके रस्ट झड़ता है, तो आगे की बॉडी झड़ेगी रस्ट बन के, तो नई लेयर बाहर आ जाएगी ना अंदर वाली, वो भी रस्ट बन के झड़ने लग जाएगी, फिर वो रस्ट बन के झड़ जाएगी, तो और अंदर वाली लेयर बाहर की तरफ निकल के आएगी। ठीक है, तो ऐसे करते करते जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आयरन ऑब्जेक्ट्स बिकम वीक, कमज़ोर पड़ जाते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स थोड़े वक्त के बाद। नाउ कॉपर ऑब्जेक्ट्स फॉर्म ए थिन ग्रीन लेयर ऑन इट्स सरफेस विद टाइम। अब देखिए यहाँ तो आयरन ऑब्जेक्ट्स में तो रेडिश ब्राउन कलर की एक पाउडरी सब्सटेंस बनने लग गया था उसकी आउटर बॉडी पर। अब कॉपर ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम भी दे रखा है, कॉइन्स है दो, तो ये क्या है, कॉपर कॉइन्स है। अब इनके ऊपर क्या हुआ, एक ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म होने लगी इनकी सरफेस पर। दिस इज़ ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। अब देखिए कॉपर ऑक्सीजन से तो रिएक्ट नहीं कर रहा है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, और मॉइस्चर भी ज़रूरी है, ठीक है, इन द एयर। अब ये दोनों ही चीज़ें अगर हवा में प्रेजेंट होंगी और हवा के और उस जगह पर कोई कॉपर ऑब्जेक्ट होगा, तो वो क्या करने लगेगा, इन चीज़ों से रिएक्ट करने लगेगा दोनों से, और अपने ऊपर, अपने सरफेस के ऊपर एक पतली सी हरी लेयर बिल्डअप कर लेगा। द ग्रीन लेयर इज़ कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और जो वो ग्रीन लेयर बनी उसे कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, CuCO3। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉपर कार्बोनेट। Silver objects turn black and lose their luster with time. This is due to the reaction of silver with hydrogen sulfide gas present in the air. अब देखिए एक और गैस यहाँ आगे सिल्वर ऑब्जेक्ट हाइड्रोजन सल्फाइड, जो किसको प्रभावित कर रही है, किस पर इफेक्ट डाल रही है, सिल्वर ऑब्जेक्ट्स पर। जैसे आपके घरों पे छोटे बच्चों के पास चांदी के चम्मच, कटोरियाँ, प्लेट्स होती हैं, पहले ज़माने में तो राजा महाराजा भी खाते थे, तो वो लोग क्या देखते थे कि जो सिल्वर ऑब्जेक्ट्स हैं या आपके कहें कि जो सिल्वर ज्वेलरी है वो धीरे धीरे क्या हो गई, ब्लैक कलर की चेंज होने लगी, ब्लैक कलर में बदलने लगी। जो वाइट लस्ट्रस सिल्वर बॉडी थी वो थोड़ी ब्लैक होने लगी। तो ये किस वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से जो हवा में प्रेजेंट है। वाई डजंट एल्युमिनियम गेट करोडेड विद टाइम। अब देखिए एल्युमिनियम की बारी आई कि एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, जो एल्युमिनियम की चीज़ें हैं उन पर, इन तीनों मेटल्स को अगर कंपेयर करें कि ये किस रेट में करोड हो रहे हैं, कितनी जल्दी ख़राब हो रहे हैं, तो इनके कंपैरिजन में एल्युमिनियम इतनी जल्दी करोड क्यों नहीं होता।
Aluminium in the presence of atmospheric gases and water forms a protective aluminium oxide layer over its surface. अब देखिए एलुमिनियम भी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट करता है. तो इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड वाटर, यहाँ कोई स्पेशल लेयर नहीं बता रखी, लेकिन नीचे देखिए एलुमिनियम ऑक्साइड आया है, तो ऑब्वियसली ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए ऑक्साइड लगाया है. सल्फर से करता है तो सल्फाइड लगा देते कॉपर, ठीक है. तो एंड सो ऑन, क्लोरीन से करता है तो क्लोराइड लगा देते, पर क्लोरीन नहीं होती प्रेजेंट एयर में. मैंने जस्ट समझाने के लिए बता दिया कि यहाँ ऑक्साइड आया है तो मीन्स ऑक्सीजन. तो जो ऑक्सीजन है और वाटर है उससे रिएक्ट कर एलुमिनियम क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर. प्रोटेक्टिव मीन्स इतनी आसानी से वो लेयर नहीं झड़ती जो बनी है. जैसे ऊपर आयरन ऑब्जेक्ट्स भी बनी थी, रेडिश ब्राउन रस्ट, वो तो झड़ गया पाउडर बन के, ठीक है, ऑब्जेक्ट झड़ने लगा. और सिल्वर काला पड़ गया, और जो कॉपर थे उस पर कॉपर कार्बोनेट बनने लगा ग्रीन कलर का. तो एलुमिनियम के ऊपर जो एक लेयर बनी वो एलुमिनियम ऑक्साइड थी. उसके सरफेस पे द लेयर ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड डज नॉट फ्लैक ऑफ एंड स्टिक्स टू द मेटल. अब ये जो लेयर है ये फ्लैक ऑफ यानी झड़ के नहीं गिरती, बल्कि उस मेटल का जो अंदर वाला पार्ट है उससे चिपक जाती है. जैसे आपकी खाल आपकी हड्डियों से चिपकी हुई है, ऐसे चिपक जाती है. दिस प्रिवेंट्स द मेटल बिलो द लेयर फ्रॉम एक्सपोजर टू एयर एंड वाटर. अब देखो इस तरीके से एक ये जो हुआ फेनोमेना जो हुआ अभी, एलुमिनियम मेटल ने एटमॉस्फेरिक गैसेस और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करा और एलुमिनियम ऑक्साइड लेयर बना दी अपने सरफेस पर. अब वो सरफेस पे जो लेयर बनी वो क्या करती है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो चिपक जाती है, आसानी से झड़ती नहीं. मेटल जो अंदर वाला मेटल है उससे चिपक जाएगी, तो अंदर का जो मेटल है, जो अंदर की बॉडी पार्ट है, उसको प्रोटेक्शन मिला. अगर वो लेयर हट जाती तो अंदर वाला पार्ट बाहर आ जाता और वो भी ख़राब हो जाता. लेकिन क्या हुआ, वो तो चिपक गई उसके. तो इससे क्या हुआ कि जो अंदर की जो लेयर थी मेटल की वो उसको प्रिवेंट हो गई एक्सपोजर टू एयर एंड वाटर, ठीक है, हवा में एक्सपोजर से आने में. दिस लेयर मेक्स एलुमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंट. अब देखिए इसी वजह से जो एलुमिनियम मेटल होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है. इसका मतलब है कि उस पर वो इतनी ईजीली कोरोड नहीं होता जितनी जल्दी आयरन और कॉपर और हमारी चांदी कोरोड हो जाती है. सोना भी काला पड़ जाता है, हमने देखा है बहुत सी लेडीज़ जब सोना पहनती हैं 1 साल के अंदर वो ब्लैक हो जाता है, उसकी चमक गायब हो जाती है. तो वो भी इसी वजह से होता है. और जो हमारा स्वेट बॉडी से निकलता है उसकी वजह से भी थोड़ा वो जल्दी ख़राब हो जाता है. ख़राब क्या मतलब ब्लैक हो जाता है. सो एलुमिनियम इसलिए ईज़िली ख़राब नहीं होता, उस पर इतनी जल्दी कोरोजन नहीं होता है एलुमिनियम मेटल्स पर. क्यों नहीं होता, क्योंकि एलुमिनियम भी रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक गैसेस और वाटर से. लेकिन इसमें क्या होता है कि जब ये रिएक्ट करता है तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है एलुमिनियम ऑक्साइड की, जो मेटल से चिपक जाती है. और उसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर वाला मेटल है वो बच जाता है बाहर आने से, एक्सपोज होने से हवा और पानी में. इस वजह से एलुमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंस, एलुमिनियम एक जो मेटल है वो कोरोजन रेजिस्टेंस है. और वो किस वजह से है, इसी लेयर की वजह से. रिएक्शन विद एसिड्स, मेटल्स एंड रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. अब देखिए अभी हमने पढ़ लिया ऑक्सीजन से जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है उससे जब मेटल रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है. वाटर से रिएक्शन पढ़ लिया मेटल और नॉन मेटल का. अब एसिड की बारी आ गई. तो जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है. क्योंकि जितने भी एसिड्स होंगे उसमें हाइड्रोजन गैस तो प्रेजेंट होगी. हाइड्रोजन आयन ही एसिडिटी, ये आपके हायर क्लासेस में आएगा कि सबसे ज़्यादा जो तेज़ एसिड होगा ना उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे. ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इस प्लस आयन के बारे में. सो साल्ट्स आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोजन ऑफ द एसिड इज़ रिप्लेस्ड बाय ए मेटल. तो सॉल्ट्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या तब बनते हैं जब किसी भी एसिड का हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कोई हमारे पास एसिड है, देखिए यहाँ नीचे 2 एसिड दे रखे हैं आपको, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ H2SO4. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम देख सकते हैं H मीन्स हाइड्रोजन एंड Cl मीन्स क्लोरीन, ठीक है. और नीचे आप देख ही सकते हैं H मीन्स हाइड्रोजन एंड S मतलब सल्फ़र, O जो आगे आया है वो है ऑक्सीजन. तो SO4 इज़ सल्फेट आयन. तो जब ये हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और ये सबसे हाईली एसिडिक एसिड है, हाईली एसिडिक होता है. ये बहुत तेज़ाब होता है, एसिड होता है. सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये 2 बहुत हाईली एसिडिक एसिड सब्सटेंसेस हैं. तो जब क्या साल्ट्स कब बनते हैं, जब ये जो हाइड्रोजन है
ये मेटल से रिप्लेस हो जाए। आप देखिए नीचे रिएक्शन में दे रखा है जिंक डिफरेंट एसिड्स एंड मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म डिफरेंट साल्ट्स। अब अलग अलग एसिड्स अलग अलग मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाए जाते हैं, या जब अलग अलग एसिड किसी भी मेटल के साथ जिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट बनाएंगे। जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। अब देखिए जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है। रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन। ये नीचे आपको इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे नॉट देयर, आई एम सॉरी, हाँ देयर, ये देखिए जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ जिंक का, और जो H था हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसकी जगह Zn आ गया। Zn मीन जिंक, और H क्या था, हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो गई। एंड अब हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट एसिड होते हैं वो अलग अलग मेटल के साथ रिएक्ट कर कर एक पर्टिकुलर सॉल्ट बनाते हैं, अलग अलग सॉल्ट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ जिंक आया तो जिंक क्लोराइड बना, यहाँ मैग्नीशियम आया तो मैग्नीशियम को हमने HCl से नहीं करा, हालांकि हो सकता है मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है अगर करवा दो तो, पर यहाँ हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट बना। ये सल्फेट आया ने SO4 जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन गैस क्या हुई, रिलीज हुई। द रिएक्शन ऑफ सम मेटल विद एसिड्स इज़ फास्ट वाइल विद अदर्स इट मे बी स्लो। अब देखिए कुछ मेटल्स के साथ तो एसिड का जो रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है, मतलब आपने इधर मेटल एसिड में डाला या पाउडर में फॉर्म में या पतली सी स्ट्रिप फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, तो विद इन अ सेकेंड्स या विद इन अ मिनट्स रिएक्शन हमें देखने को मिल जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे भी मेटल्स और एसिड्स होते हैं जब आप उनका रिएक्शन करवाएंगे तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है। सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। अब कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल्स। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। अब नॉन मेटल्स क्या है, पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते एंड एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। नाउ रिएक्शन विद बेसिस। Metals. Only a few metals such as aluminium, zinc and lead react with solutions of strong bases such as sodium hydroxide to produce a compound of that metal and hydrogen gas. अब देखिए बेसिस के साथ कुछ ही मेटल से जो रिएक्ट करते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग बेस और लो बेस क्या होते हैं भाई, हमें पता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं। तो मैंने आपको pH स्केल के बारे में बताया था। pH स्केल एक स्केल है, जैसे आपके पास स्केल्स होते हैं ना जिसमें 15 नंबर टाइप होते हैं, 1 2 3 4, वैसे ही pH स्केल के अंदर भी 14 नंबर्स होते हैं। 7 नंबर को हमेशा न्यूट्रल काउंट किया जाता है। न्यूट्रल मीन्स ना वो एसिड है ना वो बेस है, बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है। आपका मिल्क वगैरह आई थिंक ये सब न्यूट्रल में आते हैं, नहीं वाटर, नॉट मिल्क, वाटर आपका न्यूट्रल सब्सटेंस में आता है। तो जैसे जैसे आप 7 से 1 की तरफ जाते जाएंगे एसिडिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। 7 से 6 ज़्यादा एसिडिक है, 6 से 5 पे जाओगे तो 5 नंबर ज़्यादा एसिडिक है 6 से, फिर 4 पे जाओगे तो वो 5 से ज़्यादा एसिडिक है। ऐसे करते करते जो नंबर 1 है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंसेस को बताता है, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा है तो वो 1 नंबर पे या 1 के करीब आएगा। और उसके अपोजिट बेसिस का सिस्टम चलता है। 7 न्यूट्रल है, 7 के आगे जितने बढ़ते बढ़ते जाओगे बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, यानी वो सब्सटेंस बेसिक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस बन होता जाएगा। और जो 14 नंबर पे जो भी सब्सटेंस आएगा, बेस जो भी 14 नंबर पर आएगा, जिसका भी नंबर 14 होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा नेचर में। तो कुछ मेटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस ए कंपाउंड ऑफ दैट मेटल एंड हाइड्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, Na मीन सोडियम, नाइट्रियम है लैटिन नेम सोडियम का, और उसका फॉर्मूला सिंबल हमने रखा Na लैटिन लैंग्वेज से। हाइड्रोक्साइड मीन्स OH आयन, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, ये हमने हमारी कोरोजन से ऊपर देखा था, ये रहा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ ऐसे हैं मेटल्स जो कि बेसिस से रिएक्ट करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, ये जो फार्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकें, ठीक है। जब ये हम बेस किसी भी बेस से स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो Na है ये अलग हो जाएगा और OH आयन निकल आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ ए बेस।
ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जिस भी मेटल से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम को रिप्लेस करके वो मेटल जिसका भी हम रिएक्शन करा रहे हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ यानी OH जो ग्रुप है NaOH में से OH उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नॉन मेटल्स, द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, वी विल लर्न अबाउट देम इन हायर क्लासेस। अब देखिए नॉन मेटल्स भी बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन इनकी जो रिएक्शन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बहुत डिटेल में है, तो ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे और देखिए यहाँ एक 4.10 की रिएक्टिविटी सीरीज़ आई है आपकी मेटल्स की, तो इसे हमें अच्छे से याद करना है। आई होप आपको अब तक मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। हमने अब तक पढ़ा रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन विद एसिड, कोरोजन, ठीक है, बहुत सिंपल था ये सब। रिएक्शन विद एसिड्स में हमने पढ़ा मेटल करते हैं एसिड से रिएक्ट तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। वैसे बेसिस का पढ़ा हमने कि कुछ ही मेटल रिएक्ट करते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस से, और नॉन मेटल्स का तो हमारे कोर्स में है ही नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।